मेरे क्लाइंट हैं नमन, जो इस समय डिप्रेशन एंग्जाइटी की समस्या से जूझ रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते थे, हालांकि अब उन्होंने काफ़ी कुछ ओवरकम कर लिया है और वो अपनी पॉजिटिव लाइफ की तरफ मुड़ रहे हैं। पर उनका कहना है कि सर आप मेरी कहानी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करिए। तो मैं उनकी कंसर्न पे आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। नमन के साथ ये घटना कैसे घटित हुई, नमन किस वजह से डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हुए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। नमन का कहना है और जो आप कहानी में सुनेंगे उससे आप क्या रेफरेंस निकालते हैं वो भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम नमन की कहानी बताना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, ट्रेनर और लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो इसके लिए मैंने नाम परिवर्तित कर दिए। और फिर भी अगर किसी का इस घटना से संबंध वैसा ही पाया जाता है जैसा कि हम इस कहानी में नाम के साथ बता रहे हैं तो इसे मात्र एक संयोग माना जाए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं नमन की। नमन एक बहुत होनहार लड़का था, बहुत बुद्धिमान था। पूरे मोहल्ले में उसकी तारीफ होती थी, उसकी चर्चा होती थी। नमन का एक बहुत प्यारा सा, जान से भी प्यारा भाई जैसा दोस्त था। उसके पास में ही घर था और उसका नाम था सार्थक। बस दोनों के इतने अच्छे संबंध थे कि अगर नमन दोपहर का खाना सार्थक के घर खाता था तो सार्थक शाम का खाना नमन के परिवार के साथ। और यही दोनों में चल रहा था। दोनों पढ़ते लिखते गए और दोनों धीरे धीरे बड़े होते गए। नमन ने एक बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल करी, केमिकल इंजीनियर बना और जाकर के एक महारत्ना कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करने लगा। इधर सार्थक भी कुछ कम नहीं था, पढ़ने लिखने में A1 लड़का था और इसीलिए सार्थक ने भी गवर्नमेंट के कई एग्ज़ाम दिए, जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सार्थक को एक बढ़िया गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। सार्थक अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा, नमन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। दोनों होली, दिवाली या जितने भी त्यौहार होते थे उस त्यौहार पे अपने अपने घर आते थे और धूमधाम से एक साथ में मनाते थे। और दोस्तों, विधि का विधान देखिए, नमन के जहाँ बाबा दादी नहीं थे वहीं सार्थक के मम्मी पापा को एक एक्सीडेंट ने उनसे छीन लिया था। तो सार्थक को नमन के घर में उसके मम्मी पापा का प्यार मिलता था और नमन को सार्थक के घर में बाबा दादी का। है ना, कितना हसीन रिश्ता रहा होगा। सोच के देखो, ऐसा लगता है कि जीवन में ऐसे रिश्ते बहुत कम होते हैं लोगों के साथ। नमन की कुछ दिनों बाद शादी हो गई बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ और नमन अपनी शादी करने के बाद में अपनी वाइफ के साथ चेन्नई में रहने लगा जहां उसकी पोस्टिंग थी। उधर कुछ दिनों बाद सार्थक को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब सार्थक शादी करना चाहता है, लेकिन सार्थक की एक शर्त है कि जब तक नमन हाँ नहीं करेगा सार्थक शादी नहीं करेगा। सार्थक किसी लड़की से प्यार करता है, नमन ने पता लगवाया तो नमन को पता चला तो नमन ने सार्थक को मना कर दिया कि आप उस लड़की से शादी मत करो, वो आपके शादी करने के लायक नहीं है। लेकिन सार्थक को तो प्यार था, तो सार्थक उस प्यार में फंसे थे और सार्थक को नमन की बात अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन सार्थक के मन में ये भी था कि नमन अगर हाँ नहीं किया तो इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यही बात सार्थक ने उस लड़की को भी बता दी। पर लड़की ने ये ठान लिया था कि ठीक है नमन, तुम आज हमारी शादी करने को मना कर रहे हो, एक दिन हमारी शादी हो जाने दो किसी तरह से, फिर मैं आऊँगी तो मैं तुम्हारी कहानी खुद लिखूँगी। ये उस लड़की ने ठान लिया था। और दोस्तों, कहानी का ट्विस्ट भी अभी आपको पता चलेगा। इधर सार्थक जब भी घर आता था घंटों नमन की मम्मी के पास बैठ करके रोता रहता था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें, उसमें आंसू लिए वो सार्थक लाल लाल आँखें करके बैठ जाता था। नमन की माँ आखिर उसे भी तो अपना बेटा ही मानती थी। तो नमन की माँ से नहीं रहा गया और उसने प्रॉमिस कर दिया कि बेटा कुछ भी हो मैं तुम्हारी उस लड़की से शादी करवाऊंगी और नमन को हाँ करना पड़ेगा। नमन की माँ ने नमन से बात किया और कहा, नमन को समझाया और बोला तुम भाई जैसा दोस्त न खो दो, इसलिए तुम्हें हाँ करनी पड़ेगी। नमन मान गया, बोला ठीक है, उसकी लाइफ है, मैं तो उसे वार्न कर रहा था, बाकी वो जाने, लेकिन हम दोनों भाइयों के बीच में, हम दोनों दोस्तों के बीच में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। इस बात को सार्थक भी स्वीकार करता था और सार्थक भी इस बात को मानता था। नमन के हाँ कहने पे शादी हो गई। शादी के बाद सार्थक की वाइफ उसके घर आई। सार्थक की वाइफ भी नमन की माँ को उसी तरह से रिस्पेक्ट करती थी जैसा कि सार्थक करता था। सार्थक की वाइफ इतनी नमन की माँ के क्लोज थी कि उसने नमन के बारे में बहुत कुछ जानना शुरू कर दिया। नमन की माँ को ये लगता था कि शायद इसे नमन के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो उन्होंने नमन की हर एक चीज़ बतानी शुरू कर दी। सार्थक भी चूँकि बचपन का दोस्त था तो सार्थक भी उनके सारे नमन और सार्थक के किस्से बताता रहता था।
इसी बीच में जो नमन के साथ, हर इंसान गलतियों का पुतला होता है, आप तो जानते हैं, तो नमन के साथ भी कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जिन गलतियों को सार्थक और उसकी माँ बखूबी जानते थे, पर उसे दोष नहीं देते थे। यही बात सार्थक की वाइफ को भी पता चली। सार्थक की वाइफ को तो चाहिए ही था कुछ मसाला मिले, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती जा रही थी और ये सोच रही थी कि कुछ भी हो, समय आने पर मैं अपना वार करूँगी, क्योंकि उसके मन में नमन के प्रति बिल्कुल ही झुकाव नहीं था, बिल्कुल लगाव नहीं था, और वो नमन से उस बात के लिए बदला लेना चाहती थी कि नमन ने हमारी शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया। सार्थक की वाइफ को नमन की एक और चीज़ चुभती थी, वो थी नमन की सैलरी, क्योंकि नमन जो था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माने PSU में काम करता था और PSU की सैलरी हमेशा अच्छी होती है, बहुत हाई पैकेज पे था। और चूँकि नवरत्ना भी छोड़ दीजिए, महारत्ना कंपनी में था, तो उसके पैकेज और अलाउंसेस भी बहुत ज़्यादा थे, और ये बात सार्थक की वाइफ को अच्छी नहीं लगती थी। और दोस्तों कहते हैं ना, जब रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा हो और उस रिश्ते में जब कभी कोई ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो नकारात्मक विचारों से ग्रसित है और साथ ही साथ उसे चापलूसी करने की आदत है, तो वो इंसान दूसरे लोगों के रिश्तों के बंधन को, उनके अंदर के विश्वास को झकझोर देता है, कमज़ोर कर देता है। और यही सार्थक की वाइफ का मेन प्लॉट था। दोस्तों नमन बड़े खर्चीले स्वभाव का था, फ्लाइट से आता जाता था, चेन्नई में पोस्टिंग थी, जब भी अपने घर आता था तो फ्लाइट से उसका आना जाना होता था। अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी वाइफ को, सबको फ्लाइट से ले जाके घुमाता रहता था, और साथ ही साथ वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था, महंगी चीजें खरीदता था। और दोस्तों उसकी कहानी में ट्विस्ट आया जब नमन ने एक कार खरीदी, वो ये सोच करके कि हमारे घर पे ये कार रहेगी और नमन और सार्थक के परिवार में कभी भी किसी को इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ये कार इमरजेंसी में काम आएगी, क्योंकि नमन के मम्मी पापा भी, उनकी भी उम्र हो चुकी थी और सार्थक के बाबा दादी तो बूढ़े थे ही। ये सब सोचते हुए नमन ने कार खरीदी थी। नमन के अंदर कोई ऐसा भेदभाव वाला विचार ही नहीं था। इवन सार्थक भी ऐसा था, क्योंकि सार्थक भी नमन के लिए हमेशा खड़ा रहता था। तो दोनों दोस्तों में एक भाई से भी बढ़ के प्रेम था, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के प्रति ऐसा नहीं। लेकिन कार खरीदते ही किसी एक शख्स के मन में कुछ ऐसा आया कि यहाँ से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि नमन कहते हैं कि हमारी लाइफ उस दिन से हेल होनी शुरू हो गई। हेल समझते हैं ना, नर्क बन गई उस दिन से। नमन ने कार खरीदी, नमन की वाइफ बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कार खरीदने के कुछ दिनों बाद नमन की वाइफ को नमन की मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा, नमन की आदत तो तुम देख ही रही हो, दिन पर दिन खर्चे बढ़ाता चला जा रहा है, बहुत पैसे लुटाता है, बहुत पैसे खर्च करता है, घर पे भी बहुत पैसे खर्च करता है और ये सारी लेविश स्टाइल जी रहा है। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? ये सारी क्या सैलरी इसी में लुटा देता है? नमन की माँ का कंसर्न तो सही था, और अब तो इसने हद कर दी, कार खरीद ली है, अब इसका पेट्रोल सारा जो है वो सैलरी को पी जाएगा। लेकिन ये बोल तो उसकी मम्मी रही थी, पर शब्द दोस्तों किसी और के थे। बस इतना कहना था कि तुम भी समझाती क्यों नहीं हो, तुम जरा नमन पे कंट्रोल रखो। बस नमन की वाइफ को समझ लीजिए एक ऐसा किक मिला है कि नमन की वाइफ ने फिर नमन को बिल्कुल ही डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इस आदमी को अगर पकड़ा नहीं गया, रोका नहीं गया तो ये बर्बाद कर देगा। नमन का कहना है कि मैं कहीं जुए में नहीं खर्च कर रहा था, मैं शराब में नहीं खर्च कर रहा था, मैं अच्छे कपड़े ही तो पहनता था, मैं अपनी लाइफ स्टाइल ही तो अच्छी रखता था, और मुझे जो मिलता था वो सब अलाउंसेस थे। मुझे 100 लीटर पेट्रोल मिलता था तो मैं उसका क्या करता था? खर्च नहीं करता। अगर मैं आना जाना कार से नहीं करता तो जितना खर्च करूंगा उतना ही मिलता, तो वो नहीं खर्च करता तो मुझे नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे जब भी आना जाना होता था मैं उसको यूज़ कर लेता था। उसके साथ ही साथ उससे टेलीफोन का, मोबाइल का खर्च मिलता था, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन के लिए उसे पैसे मिलते थे, रहने के लिए कंपनी उसे घर दे रखी थी, और अगर जिस शहर में अगर वो पोस्टेड होता वहाँ घर नहीं होता तो कंपनी उसे महंगा सा फ्लैट किराए पे लेकर के देती थी। तो नमन एक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, और ये शायद बात उस इंसान को मालूम थी जो नमन की ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहता था, और जो उसने प्लॉट किया था वो कॉन्स्पिरेसी तैयार हो गई, और अब नमन की वाइफ के ऊपर पूरा गेम शुरू होना था। नमन की वाइफ ने दिन प्रतिदिन नमन को टोकना शुरू कर दिया। तुम कार से ऑफिस क्यों जाते हो, तुम कार से घूमने क्यों जाते हो, तुम कार से यहाँ क्यों जाते हो, तुम कार से रिलेशन में क्यों जाते हो, तुम कार से वहाँ क्यों जाते हो, तुम्हारी कार नुकसान करेगी, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा, तुम बर्बाद कर दोगे। और ये जो बर्बादी का डर था ये नमन की माँ के अंदर भी था, और ये उस नमन की वाइफ के अंदर भी था।
और अब इनकी माँ और इनकी वाइफ को लगने लगा था कि अब नमन कुछ नहीं रखेगा, नमन बर्बाद कर देगा। अब नमन की वाइफ जब भी मम्मी से बात करती थी तो यही कहती थी, मम्मी तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो मैं जितना मना करती हूँ वो इग्नोर करते जाते हैं। और नमन के अंदर ये चीज़ डेवलप भी हो रही थी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो नमन उतना ही ज़्यादा अपोज होते जा रहे थे, उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करते जा रहे थे। और इस रिएक्शन की वजह से नमन और नमन की वाइफ के रिश्तों में खलल मचने लगी थी। इधर नमन की वाइफ ने नमन की मम्मी को बताया कि मम्मी मैं इनसे कहती हूँ कि ये आना जाना बंद नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट से कार से आना जाना बंद नहीं कर रहे हैं, क्या होगा इनका, क्या होगा भविष्य, मुझे समझ में नहीं आता है। मम्मी कहती थी ये बचपन से ही जिद्दी है, ये किसी की बात नहीं मानता है, बेटा तुम समझाओ, हो सकता है कुछ माने। लेकिन नमन की वाइफ का समझाने का तरीका भी कुछ अलग ही तरीके का था। नमन की वाइफ ने कभी नमन से उसकी सैलरी नहीं पूछी, जो कि एक अच्छी बात भी थी, लेकिन शायद उस समय के लिए बुरी बात भी थी। नमन की वाइफ अगर उसकी सैलरी पूछती तो उससे लड़ाई नहीं करती, और लड़ाई नहीं करती तो ये कहानी नहीं घटित होती। तो नमन का कहना है कि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा था उसकी वजह से मेरा जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा था, और मैं कहीं न कहीं कुछ और प्लानिंग करने लगा था। धीरे धीरे कई चीज़ों को घटित होते होते कई साल बीत गए, और आखिर में नमन ने एक दिन ऐसा डिसीजन लिया जो नमन की लाइफ को बर्बाद कर रहा। आज भी नमन किसी की सुनने वाला नहीं था, और नमन ने एक दिन ऐसा आया कि किसी कारणवश नमन ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दी। क्योंकि नमन अब उन लोगों की नज़र में एक बर्बाद करने वाला इंसान बन चुका था, इसलिए नमन ने जिस चीज़ में हाथ लगाया वो कोयला बन गई, वो सोना नहीं बनी। जिस चीज़ को हाथ लगाया वो राख हो गई। नमन ने कई बिजनेस आजमाए, लेकिन कोई भी बिजनेस नमन का टिक नहीं पाया, चल नहीं पाया, और नमन के बहुत से पैसे बर्बाद हो गए। नमन कहते हैं कि सर आप बताइए ये क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या ये निगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस था जिसने मेरे दिमाग पे उस तरह का असर किया, और मैंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी रिजल्ट की परवाह किए हुए मैंने इस तरह के डिसीजन ले लिए। नमन साथ में ये भी बताते हैं कि हद तो तब हो गई थी जब नमन की वाइफ ने अपनी मम्मी को भी ये बता रखा था कि आपने जिस लड़के से शादी की है वो सिर्फ बर्बाद करने वाला लड़का है। नमन आज खून के आंसू रो रहा है, और नमन कहता है कि सर मैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, आप मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा, मैं फिर से कुछ करके दिखाऊंगा। दोस्तों मैं नमन के इस जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो इतना सब कुछ करने के बाद भी आज अपने ऊपर अडिग है, और उसे खुद पर भरोसा है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो इंसान कह रहा है कि सर मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकाल लीजिए और मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सार्थक का क्या हुआ, जो इतना उसे प्यार करता था। सार्थक भी आज नमन को दोष दे रहा है, और वो कहता है ये जो भी नमन की ज़िंदगी में घटनाएं घटित हुई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ नमन का दोष है। सार्थक ने हर काम अच्छे किए, लेकिन जैसे ही शादी हुई उसके बाद सार्थक ने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नमन को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ी। ये सच है या गलत है नमन और सार्थक ही जान सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बिना किसी से पूछे सार्थक ये डिसीजन ले रहे हैं कि नमन ही गलत है। मैं इस कहानी के जरिए आपसे पूछना चाहता हूँ कौन गलत है कौन सही है, इसका फैसला आप कर सकते हैं। और आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि नमन ने जो किया वो क्या सही था। नमन का सिर्फ इतना कहना है कि सर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप जिनके लिए ज़िंदा होते हैं, जो आपके एनर्जी सर्किल इन्फ्लुएंस में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करती है, सर अगर वो आपके बारे में एक डर बिठा लेते हैं, एक अपने अंदर हीन भावना बिठा लेते हैं, तो सर आप कितना भी अच्छा करना चाहो आप अच्छा कर नहीं सकते हो। और मैं नमन की इस बात से एग्री करता हूं दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आपको सर्किल ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस का जो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको प्रभावित किया जाता है। और जिस इंसान ने ये कांड किया है उसने सिर्फ एक बार जहर घोला था, सिर्फ एक बार नमन की माँ को ये कहा था कि मम्मी नमन ने हमेशा नुकसान ही किया है। नमन आज भी देखिए इस तरह के काम करते हैं, फ्लाइट से आते जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं, ब्रांडेड शूज़ पहनते हैं। नमन इतना ज़्यादा पैसे क्यों लुटाते हैं। नमन की माँ के अंदर डर आने का सिर्फ एक कारण था कि नमन की माँ चाहती थी कि नमन कुछ इन्वेस्ट करके कुछ पैसा बचाए। लेकिन नमन से किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बेटा जो पैसा खर्च कर रहे हो ये कहाँ से ला रहे हो, क्या आपको कंपनी इसके लिए कुछ अलाउंस दे रही है, और अगर अलाउंस से आप खर्च कर रहे हो तो आपकी सैलरी जो भी है वो बच रही, उसे इन्वेस्ट करो, उसके बारे में बात करना चाहिए था। मैं इस कहानी में
मैं किसी के लिए हेट नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाह रहा हूँ कि मेरा काम किसी को जज करना नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि नमन की लाइफ में जो भी उथल पुथल मची है, इसके पीछे एक सर्किल ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस का रीज़न होता है, और वो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे सर्किल ऑफ एनर्जी इन्फ्लुएंस काम करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उस समय जब नमन पे बहुत से लोग शक करते थे, लोग उल्टा सीधी बातें बोलते थे, तब नमन की माँ, पापा, इन लोगों का इतना इन्फ्लुएंस था, इतना विश्वास था कि मेरा नमन एक दिन कुछ करेगा। और इसीलिए तो नमन ने एक अच्छी सी डिग्री लेकर के एक बहुत बड़ी महारत्ना कंपनी में जॉब पाई थी और एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा था। तो जब आपके साथ, आपके सामने आसपास वाले लोगों का विचार आपके प्रति गलत होता है, तब भी आप जीवन में कभी न कभी फेलियर की तरफ मुड़ने लगते हैं। तो अकेले आपके डिसीजंस तो भारी पड़ते हैं, आप जो डिसीजंस लेते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके प्रति आपके चाहने वालों का नज़रिया कैसा है वो भी आपकी सक्सेस पे निर्भर करता है। ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो आपसे क्लोजली एसोसिएटेड है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।